हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एमपी कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एवं अन्य सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। पूछा गया आपसे, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है। पृथ्वी पर सभी वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अपव्यय अभिक्रिया। अपचय और उपचय दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होती हैं, इसे लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है। अपव्यय अभिक्रिया लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अम्ल। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। पूछा गया आपसे बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा। बोर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहती है। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पीले। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ पीले रंग की लौ उत्पन्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अनाज। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत अनाज है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, साइनस। साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा का उदाहरण है। नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में नम हवा के रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें साइनस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की चाल माध्यम के खालिस्तान गुणों पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनमें से सभी। ध्वनि की चाल ताप, प्रत्यास्था और दाब इन सभी गुणों पर निर्भर करती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। गीले संगमरमर के फर्श पर चलना क्योंकि कठिन होता है क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं होता है। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 60 से 100। मानव हृदय की धड़कन जो होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अर्थात रूट सब्जी नहीं है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अर्थात रूट या फिर जड़ सब्जी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 टमाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पूछा गया आपसे कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा खालिस्तान का प्रवाह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है विद्युत धारा इनमें से किसका प्रवाह होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विद्युत आवेशों का। विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर से आवेश अपॉन समय होता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। पूछा गया आपसे किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स डार्विन ने। इस नियम के अनुसार प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। तो आपको याद रखना है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वो कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 खट्टे फल। खट्टे फल विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अगले सप्ताह वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर होना चाहिए निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 विसरण। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को विसरण कहा जाता है। विसरण के कारण ही कमरे के किसी कोने में रखे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 आवर्त। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करने उसे जंग से बचाने की एक विधि है। पूछा गया आपसे गैल्वेनाइजेशन लोहे पर निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्ते की पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पनडुब्बी। पनडुब्बी के डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गाय का गोबर। गाय का गोबर ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। गाय के गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबियासिस के कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पेचिस। अमीबियासिस के कारण पेचिस रोग होता है। यह बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाला रोग है जो आंतों को प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हिस्टोलॉजी। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान कहा जाता है। उत्तक कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है? पूछा गया आपसे, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नीला। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला कलर का हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और ए बी नेगेटिव को सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। मलेरिया बीमारी सामान्यतः मच्छरों के द्वारा फैलती है। मलेरिया के उपचार में कुनैन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वायवीय श्वसन का है? आपसे पूछा गया है जो वायवीय श्वसन होता है वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु अणु होता है वह द्विपरमाणविक होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रक्त के थक्के जमने की विफलता। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसकी सूजन की वजह से निमोनिया रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों। फेफड़ों में सूजन की वजह से निमोनिया रोग होता है। निमोनिया में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं जिससे ठंड लगना, कफ जमना तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।